अच्छा मित्रों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सिंह, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, आप लोगों से कुछ बातचीत करने के लिए ऑनलाइन हम आए हुए हैं। जिस कठिन परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं उससे आप सभी लोग परिचित हैं। उसके बारे में नया कुछ नहीं बताना है। हमारे सामने तमाम तरह की चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों में अध्यापक होने के नाते हम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि जिन बातों को हम क्लासरूम में शेयर करते थे, आज की स्थिति में हम उसको कैसे शेयर करें। यूनिवर्सिटी बंद है, अधिकांश छात्र घर जा चुके हैं, क्लासेस हो नहीं रही हैं। इन सब के बीच में एक रास्ता निकाला गया कि ऑनलाइन क्लास हो। मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय भाषा केंद्र के सभी अध्यापक ऑनलाइन शिक्षण में जुड़े हुए हैं और केवल भाषण ही नहीं, वे विद्यार्थी जो दूर दराज चले गए, उनके पास किताबें नहीं हैं, लैपटॉप नहीं है, दूसरे और साधन नहीं हैं, उनको व्हाट्सएप के जरिए 10-10 पेज का मटेरियल भी प्रतिदिन 2 बार 3 बार 1 बार ये शेयर किया जा रहा है। एमए फाइनल के बच्चों को पढ़ाते हुए जब मुझे ये पता चलता है कि उनकी और कक्षाएं अच्छी तरह से चल रही हैं तो मुझे खुशी होती है। खुशी इस बात की होती है कि इस गंभीर समय में भी हम शिक्षण का कोई न कोई रास्ता निकाल लिए हैं, अपने विद्यार्थियों से कहीं न कहीं जुड़े हैं। मलाल इस बात की है कि हमारे कुछ विद्यार्थी जो दूर दराज रिमोट एरिया में पड़े हुए हैं, उनसे हम ऑनलाइन बात नहीं कर पा रहे हैं। संतोष इस पर होता है कि ऐसे विद्यार्थी हमारे 10% के आसपास हैं। उन विद्यार्थियों से हम आगे कैसे बातचीत करेंगे, किस तरह से उनकी कक्षाएं आयोजित की जाएंगी, कैसे उनकी परीक्षा ले जाएगी, इन सब चीजों पर अभी हमें आगे सोचना है। और यह देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय का प्रशासन, मानव संसाधन मंत्रालय लगातार ये नजर लगाए हुए है और हर संभव सहायता दे रहा है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, लेकिन इस बीच में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक परंपरा यह भी रही है कि हम अपने विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के लिए संदर्भित विषय के योग्यतम अध्यापकों को बुला करके कोई न कोई लेक्चर दिलवाते थे। लेक्चर पाठ्यक्रम पर केंद्रित होता था। आज हम इसे कक्षा के माध्यम से जो विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के अनुकूल होगा, यह विचार मेरे मन में कई दिनों से पनप रहा था, लेकिन ऑनलाइन होने की तमाम टेक्निकल जानकारी मुझे न होने के कारण मैं इसमें कुछ कर नहीं पा रहा था। ऐसे समय में जब हम लोगों से मिलजुल भी नहीं पाते, बातचीत भी नहीं कर पाते, उस समय प्रोफेसर सुधीर सिंह और डॉक्टर मलखान से इस बारे में बात हुई और इन लोगों ने
इस लेक्चर सीरीज के संयोजन का दायित्व संभाला। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। हालांकि यह धन्यवाद वे उसी रूप में ले कि यह उनके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा था और दोनों लोगों को अभी लंबे समय तक तमाम तरह की स्थितियों परिस्थितियों से जूझना है। मुझे लगता है कि यह एक तरह से उनका प्रशिक्षण ही है कि हम ऑनलाइन कितने कितने तरीकों से पढ़ा सकते हैं। यह भारतीय भाषा केंद्र का पेज है और भारतीय भाषा केंद्र के सभी अध्यापक इसमें समान रूप से सहभागी होंगे, मेरी ऐसी परिकल्पना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस परिकल्पना को आप लोग सफल बनाएंगे और न केवल अपने विशेष वक्तव्यों द्वारा बल्कि विषय विशेषज्ञों के वक्तव्य भी आयोजित करके छात्रों को कुछ ऐसी सामग्री देंगे जो कि उनके पाठ्य पुस्तक के अनुकूल हो, पाठ्यक्रम के अनुकूल हो, जिन चीजों के माध्यम से उनका ज्ञानवर्धन हो सके। हमारी यह कोशिश रहेगी। और कल जैसा कि डॉक्टर मलखान सिंह से मेरी बात हो रही थी कि वे बता रहे थे कि आगे तक 15 या 16 तक कब तक का लगातार वे शेड्यूल बना चुके हैं। मैं अपने उन अध्यापकों से भी अनुरोध करूंगा कि जो अभी हमारे शेड्यूल में नहीं आए हैं वे शेड्यूल में अपने लिए समय और तारीख निश्चित कर लें, अपना विषय बता दें जिससे कि पोस्टर लगाया जा सके। विषय के चयन में एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि यह विषय हमारे एमए और एमफिल के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो। यह अनुरोध मैं हिंदी के, उर्दू के, तमिल के और अनुवाद के शिक्षकों से विशेष रूप से करना चाहूंगा और कर रहा हूं कि आप आइए, इस कार्यक्रम में शिरकत करिए और अपने ज्ञान से लोगों को लाभान्वित करिए। जैसा मैंने पहले कहा कि इस कार्यक्रम में केवल भारतीय भाषा केंद्र के अध्यापक ही नहीं बल्कि वे अध्यापक भी जुड़े रहेंगे या उनको भी जोड़ा जाएगा जो पाठ्यक्रम के अनुसार विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी विशेषज्ञता से छात्रों को परिचित कराना, छात्रों के साथ साथ दूर दराज से बैठे हुए आप लोग जो इन चीजों को इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कोशिश यह रहेगी कि आप लोगों के लिए भी कुछ नई बातें हम दे सकें। अपनी बातों को आपके सामने रखने में हम कितने सफल हो रहे हैं, कितने असफल हो रहे हैं, इसकी परीक्षा तो आप ही लोग करेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़े, कुछ सुने, कुछ हम लोगों को भी हमारी कमियां बताएं। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं अपने कार्यक्रम को सफल मानूंगा। ध्यान रहे कि सफलता आप लोगों के योगदान पर ही निर्भर करती है। आपका योगदान होगा, हम सफल होंगे। बहरहाल मुझे विश्वास है कि आप सबका सहयोग मुझे मिलेगा। मुझसे ये कहा गया, पता नहीं क्यों सुधीर और मलखान ने जिम्मेदारी की दी कि बातों की शुरुआत मैं ही करूं। खैर, और मुझे अपनी बात शुरू करने के लिए उन्होंने एक विषय भी दे दिया।
हिंदी आलोचना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले तो यह बता दूं कि रामचंद्र शुक्ल, उनके लेखन कर्म, उनके अध्यापन कर्म, उनके संपादन कर्म, उनके अनुवाद के कार्य, उनके निबंधों को, इन सब चीजों को लेकर के मेरी एक निश्चित धारणा रही है। उस धारणा से आप सभी लोग सहमत हो न हो, मेरा यह उद्देश्य नहीं है। मेरा केवल उद्देश्य यह है कि हिंदी आलोचना के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल के योगदान की चर्चा कर दें। पता नहीं क्यों मुझे जौहर साहब का एक शेर याद आता है। न मूल्यांकन के क्रम में या अपनी कोई राय रखने के क्रम में विचार करते हैं तो हमें विचार करते समय रामचंद्र शुक्ल के संपूर्ण लेखन को और उनके काल की परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। लेखकीय कर्म की पड़ताल के पूर्व एक वॉल्यूम रामविलास शर्मा ने निराला जी की जीवनी लिखी। जीवन और साहित्य का क्या संबंध होता है, इस बात को स्पष्ट किया उन्होंने। मुझे भी ऐसा लगता है कि रामचंद्र शुक्ल पर बात करते हुए उनके जीवन और उनके आलोचना कर्म के साथ साथ जो उन्होंने साहित्य सृजन किया है, जो क्रिएटिव राइटिंग की है, उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना होगा। रामचंद्र शुक्ल हमेशा से आरोप प्रत्यारोप के दायरे में रहे हैं। उन आरोपों प्रत्यारोपों पर बात करने या उनके जवाब देने की कोशिश मैं कोई ऐसा प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं केवल आप लोगों के सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को समग्र रूप से रखने की कोशिश कर रहा हूं। फिर उसके बाद मैं हिंदी आलोचना पर बात करूंगा। रामचंद्र शुक्ल, उनका जीवन काल 1884 से लेकर के फरवरी 1941 तक का है। इस बीच में अनेक तरह के संघर्षों का सामना करते हुए ये हम देखते हैं कि वे 1901 से ही रचनारत हो जाते हैं। और साहित्य में वे पूरी तैयारी के साथ आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी तरह से साहित्य में आ गए और कुछ करने लगे, नहीं। साहित्य में पूरी तैयारी के साथ आते हैं। अगर आप 1901 को ध्यान में रखें तो इस बात पर भी जरा आप अंदाजा लगाइए कि 1901 के आसपास समय हिंदी की कितनी सामग्री सुलभ थी, किन किन चीजों पर हम बात कर रहे थे। हालांकि प्रयास तो 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक से ही शुरू हो गया था, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रथम वर्ष तक अगर आप देखें तो कितनी खोज रिपोर्ट्स आ चुकी थी, कितनी पुस्तकें मिल गई थी, हिंदी का साहित्य कहां खड़ा था,
किन किन जगहों पर हिंदी का अध्ययन और अध्यापन हो रहा था? बहुत संतोषजनक उत्तर आपको नहीं मिलेगा। संतोषजनक मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह तो हमारा प्रारंभिक प्रयास था, और उन प्रारंभिक प्रयासों में 1901 से ही शुक्ल जी भी अपने को खड़ा करने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। शुक्ल जी के पूर्वज उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भेड़ी नामक गांव के थे। आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे कि सरयू पारी ब्राह्मणों में भेड़ी डीह के रूप में माना जाता है। वहां से शुक्ल जी अपने बचपन में ही अगौना, बस्ती जिले में अगौना नामक जगह में अपनी आजी के साथ आ गए। कुछ शिक्षा दीक्षा उनकी राठ में हुई, बाकी शिक्षा दीक्षा उनकी मिर्जापुर में हुई। शुक्ल जी के जीवन में मिर्जापुर का उतना ही महत्व है जितना महत्व बनारस का है। यहीं से रह करके उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। इनके घर के आसपास के लोग इकट्ठा होते थे, शाम को इन लोगों की बात होती थी और उसमें कई तरह के लोग थे। शुक्ल जी ने उनको याद किया है, और याद करने में मुझे एक व्यक्ति जिनको शुक्ल जी विशेष रूप से याद करते हैं, बलभद्र सिंह। ये बलभद्र सिंह के बारे में अपनी एक कविता में लिखते हैं, बैठते हैं नित्य यहां धर्म के धुरीण एक, क्षत्रिय कुलीन वृद्ध भट्ट भीष्म के समान। नाना इतिहास और पुराण के प्रसंग यहां छिड़े हुए रहते हैं, करते पवित्र कान। बलभद्र के बारे में शुक्ल जी के जो विचार थे, इस कविता के माध्यम से वह तो स्पष्ट ही हो रहा है। मैंने इसलिए भी आपका ध्यान इन पंक्तियों की तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया कि इन पंक्तियों के माध्यम से आप ये देखें कि उस समय शुक्ल जी कविता कैसी किया करते थे। मिर्जापुर में ही रहते हुए आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्ल जी ड्राइंग के अध्यापक थे, लेकिन दो तीन चीजें इनकी बहुत, क्या कहेंगे उसको, जबरदस्त थी। मेयो लाइब्रेरी और मेयो लाइब्रेरी के अध्यक्ष थे केदारनाथ पाठक। बताते हैं लोग, कहा जाता है और इसके प्रमाण भी है कि शुक्ल जी ने पूरी मेयो लाइब्रेरी की अंग्रेजी पुस्तकों को पढ़ डाला था, और जब अंग्रेजी पुस्तकें लाइब्रेरी से समाप्त हो गई तो पाठक जी इन्हें और जगहों से ले आकर दिया करते थे किताबें। कुछ किताबें शुक्ल जी को बंग महिला के घर से भी मिलती थी। शुक्ल जी केवल हिंदी के ही ज्ञाता नहीं थे, अंग्रेजी उनकी बहुत अच्छी थी, उर्दू अच्छा था, साथ ही साथ वे बंगाली भी बहुत अच्छी जानते थे, और बंगाली में प्रवीण होने का एक बड़ा अवसर उन्हें मिला बंग महिला के परिवार से जुड़ करके। बंग महिला ने या बंग महिला के परिवार ने या बंग महिला के पिताजी ने रामचंद्र शुक्ल के बंगला ज्ञान का वर्धन तो किया ही,
बंग महिला ने रामचंद्र शुक्ल की पत्नी को भी, सावित्री देवी को भी, इतनी बंगला सिखा दी थी कि उन्होंने 2 उपन्यासों का अनुवाद किया बंगला से हिंदी में। खैर, 2 और बड़े नाम हैं जो मिर्जापुर रहते हुए शुक्ल जी को जिनका संपर्क मिला, जिनका सानिध्य मिला, जिनसे उन्हें कुछ सीखने को मिला। वे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये भारतेंद्र युगीन लेखक, मिर्जापुर में ही रहते थे, पत्रिका थी इनकी। साहित्य सृजन करते थे और अपनी जीवन शैली को ठीक उसी तरह की रखते थे जिस तरह की भारतेंदु की जीवन शैली थी। अमीरी इनके स्वभाव में भी कूट कूट करके भरी हुई थी। प्रेमघन जी पर बहुत विस्तार से मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है प्रेमघन की छाया स्मृति। आप उस निबंध को जरूर पढ़ें और बचपन में शुक्ल जी की जो हरकतें थी उन्हें देख करके उनके पिताजी परेशान रहा करते थे। वो मिर्जापुर के नायब कानूनगो थे। उस समय का जो उस समय के रईसों की जो जीवन शैली थी, जो पहनावा था, उसमें रहते थे। रामचंद्र शुक्ल से भी उन्हें वैसी ही उम्मीद थी और ये सोचते थे कि ये भी सरकारी नौकरी में जाएगा। उस समय मिर्जापुर के कलेक्टर विंडम थे और विंडम से पैरवी करके उन्होंने रामचंद्र शुक्ल की नौकरी के लिए अनुमोदन भी करा लिया था। लेकिन उसी समय शुक्ल जी का लेख आया, व्हाट हैज इंडिया टू डू, और इस लेख ने, व्हाट हैज इंडिया टू डू ने, उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उसी विंडम ने एक दूसरा सर्टिफिकेट जारी किया और कहा कि ये किसी भी सरकारी नौकरी के योग्य नहीं है। शुक्ल जी जब चारों तरफ से निराश थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, उस समय प्रेमघन जी ने उन्हें सहारा दिया और अपनी पत्रिका का उप संपादक बना करके 2 साल 3 साल तक रखा। खैर, ये सब बातें बहुत लंबी चौड़ी हैं शुक्ल जी के परिवार की, शुक्ल जी के निर्माण की, शुक्ल जी के पढ़ने की, लगन की, मेहनत की। इन सब पर बहुत लंबे समय तक बात हो सकती है। एक चीज मैं जरूर रेखांकित करना चाहूंगा कि शुक्ल जी का लालन पालन उनकी आजी ग्रैंड मदर ने किया था और उन्हें शुक्ल जी दुद्धू मां कहते थे। दुद्धू मां घर में, परिवार में धार्मिक किस्म की महिला थी। रामायण, रामचरितमानस, सूरसागर, ये सब पढ़ना उनका नृत्य पद का काम था, पूजा करना। बचपन से उन्होंने शुक्ल जी को तमाम इस तरह की बातें बताई थी, कहानियां सुनाई थी। उन बातों और कहानियों का भी शुक्ल जी पर प्रभाव था। कहना मैं ये चाहूंगा कि आज जब शुक्ल जी का मूल्यांकन किया जाता है
तो वह एक पक्ष से मूल्यांकन किया जाता है। शुक्ल जी के मूल्यांकन के लिए जरूरी है कि हम उनका जीवन भी देखें, उनका रचना कर्म भी देखें और रचना कर्म को विस्तार से देखें कि 1901 में शुक्ल जी ने क्या लिखा और 1938-39 में क्या लिखा। अंतिम 2 महीने, जो मृत्यु के 2 महीने पूर्व, 2 साल पूर्व तक लगभग उन्होंने लिखना तो बंद कर दिया था, लेकिन कक्षाएं में नियमित पढ़ाते थे और मरने से 2-3 दिन पहले उन्होंने यशोधरा पढ़ाया था। शुक्ल जी के अंतिम शिष्यों में शिवमंगल सिंह सुमन और मैसूर यूनिवर्सिटी में एक थे नागप्पा। पिछले कुछ ही दिनों पहले कुछ ही साल पहले इन लोगों की मृत्यु हुई है और इन लोगों से कुछ न कुछ शुक्ल जी के बारे में सुनने को मुझे भी मिला है। कई लंबे लेख शुक्ल जी के संदर्भ में जो शिवमंगल सिंह सुमन के हैं वो आज भी आपको मिल जाएंगे शुक्ल जी के वैचारिक पर भूमि नामक किताब में। मिर्जापुर रहते हुए एक तरफ से आप देखेंगे कि शुक्ल जी का जो विकास हो रहा था वह ऐसा नहीं लग रहा था कि हिंदी साहित्य की तरफ जाएंगे। जो उन्होंने मिर्जापुर में रह करके लिखा था मिर्जापुर में रह करके लिखने में उनके 2, मैं केवल लिटरेरी और बाकी चीजों को अगर छोड़ भी दूं तो 2 अंग्रेजी लेखों का अनुवाद तो एडिसन का था और एडिसन का लिटरेचर और एक दूसरा लेख जो था वो प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन, साहित्य और कल्पना का आनंद नाम से प्रकाशित हुआ। ये दोनों अनुवाद थे, लेकिन शुक्ल जी ने इन दोनों लेखों का ऐसा अनुवाद किया है कि अगर आप इनको पढ़ेंगे तो यह मालूम देगा कि ये शुक्ल जी के मौलिक लेख हैं। तमाम उदाहरण जो उसमें उदाहरण दिए गए हैं वे उदाहरण तुलसीदास के हैं, वाल्मीकि के हैं, कालिदास के हैं, सूरदास के हैं। भावानुवाद करते हुए उन्होंने उसको एक भारतीय स्वरूप प्रदान करने की चेष्टा की। एक तरफ तो ये जो दोनों लेख हैं शुक्ल जी की साहित्यिक बुनियाद खड़ी करते हैं, दूसरी तरफ ये दोनों लेख साहित्य की समझदारी में योग भी देते हैं। इनके अलावा और भी कई चीजें हैं जो शुक्ल जी की मिर्जापुर रहते हुए छप गई थी। 1901 से कविता लिखना शुरू कर दिए थे और तमाम सामाजिक विषयों के, वैज्ञानिक विषयों के उनके निबंध थे जो कि छपते थे। याद होगा आपको उसी बीच में उनकी कहानी 11 वर्ष का समय यह छपी थी। ये सारा अध्ययन उनका कविता क्या है कि पृष्ठभूमि है। इस पर हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अब जरा आलोचना की बात शुरू हो गई है तो हिंदी आलोचना के स्वरूप को भी देख लें। हिंदी आलोचना कब से शुरू हुई, बहुत बात इस पर हुई है और एक जो आम सहमति बनी है और लोगों ने कहा भी लिखा भी, भारतेंदु का निबंध नाटक।
यह हिंदी आलोचना का उदाहरण है। इसके पहले हमारे यहां जो भी आलोचना हो रही थी, रीतिकाल तक भी जो आलोचना हुई, जो आलोचना लिखी गई, वह एक तरह से संस्कृत काव्यशास्त्र का उल्था था। हिंदी को अपनी आलोचना तैयार करने की, अपने लिए लेखक तैयार करने की आवश्यकता बनी हुई थी। भारतेंदु के समय में कुछ और प्रयास हुए, बालकृष्ण भट्ट से, प्रताप नारायण मिश्र से, लेकिन उनका जो आलोचना का ढर्रा था, जिस तरह से आलोचना का लेखन हो रहा था, बुक रिव्यूज को भी आलोचना के ही खाते में डाल दिया जा रहा था। द्विवेदी युग में आकर के भी देखेंगे तो द्विवेदी या उनके समकालीन जो दूसरे लेखक थे, आलोचक थे, वहां से आलोचना का स्वरूप हमें एक स्वस्थ स्वरूप नहीं दिखाई देता। कहीं संस्कृत कवियों का अध्ययन हो रहा था, उनके बारे में बातचीत की जा रही थी, कहीं तुलनात्मक आलोचना हो रही थी और यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि देव बड़े की बिहारी। एक ने अगर देव को बड़ा कहा तो दूसरे बिहारी को बड़ा कहने की तैयारी कर चुके थे, किताबें लिखे। एक आध दो व्याकरणिक विवाद बहुत बड़े हुए, जिनमें से एक विवाद मैं आपको बताऊं, हिंदी अनिस्थिरता शब्द को लेकर हुआ था। और यह लगातार कई सालों तक चला। उस समय हिंदी की जो भी पत्र पत्रिकाएं थी, उनमें यह विवाद लगातार छपता रहा। शुक्ल जी उन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो अपना मानस तैयार कर रहे थे, वह एक तरह से रीतिवादी आलोचना और साम्राज्यवाद दोनों के विरोध की पृष्ठभूमि बना रहे थे। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के पहले व्यवस्थित आलोचक थे। जब मैं व्यवस्थित आलोचक की बात करता हूं तो हमारे समक्ष सैद्धांतिक आलोचना और व्यवहारिक आलोचना के दोनों पक्ष मौजूद रहते हैं। आप खुद विचार करें और ये देखें कि शुक्ल जी की पुस्तक रसमीमांसा के बाद सैद्धांतिक आलोचना की कौन सी पुस्तक आई है। शुक्ल जी जब बनारस आए तो हिंदी शब्द सागर के संपादक के रूप में, उप संपादक के रूप में, पहले तो उनकी नियुक्ति की गई शब्दों का संग्रह करने के लिए, फिर धीरे धीरे वे उसके उप संपादक हुए। जहां जहां कोष का कार्यालय गया वहां वहां गए। बनारस पहुंचने पर पहला संबंध इनका श्याम सुंदर दास से हुआ, क्योंकि कोष के संपादक वही थे। उन्होंने ही कहा था कि कोष ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बनाया और रामचंद्र शुक्ल ने कोष को बनाया। लेकिन श्याम सुंदर दास से शुक्ल जी चौकन्ने भी थे और इस चौकन्नेपन के दो कारण थे। शुक्ल जी के बनारस पहुंचते ही श्याम सुंदर दास ने इन्हें नासिकेतोपाख्यान नामक पुस्तक दी और कहा कि इसको शुद्ध शुद्ध लिख करके अच्छी तरह से इसे संपादित करना है, ये आप ले आओ। शुक्ल जी ने मेहनत किया, संपादित किया, श्याम सुंदर दास को दे आए
और श्याम सुंदर दास ने उसे अपने नाम से छपाया। शुक्ल जी वहीं से चौकन्ना हो गए, लेकिन श्याम सुंदर दास एक बड़ा नाम था, शुक्ल को नौकरी की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो कोई विरोध नहीं किए। नागरिक पिछानी सभा में शब्द संग्रह और शब्दों के संपादन का कार्य करते रहे। इस बीच में शुक्ल जी ने, अभी आप लोगों में से कुछ कमेंट आ रहे थे कि निबंधों पर, शुक्ल जी के जितने मनोवैज्ञानिक निबंध हैं वे सारे निबंध उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जाने से पहले के हैं। शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1919 में गए थे। कोष के कार्य से उन्हें जो भी मौका मिला या नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादन से जो भी मौका मिला, शुक्ल जी ने वो मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे। क्यों लिखे? मनोविज्ञान से बड़ा प्रेम था क्या उनका, या वे और कोई बात कहना चाहते थे? पहले उन्होंने लिखा मनोविकारों का विकास, तालव्य स का इस्तेमाल उन्होंने किया, और उन मनोविकारों के विकास में 6 मनोविकारों पर उन्होंने थोड़ा थोड़ा लिखा। बाद में चल करके वही निबंध बड़े होते हैं और रस के जितने अस्थाई भाव हैं उन्हीं अस्थाई भावों का विवेचन किया गया है। मुझे बार बार ये लगता है कि हम लोगों को इस प्रश्न से टकराना चाहिए कि जिस काम को शुक्ल जी ने 1911 से 1919 के बीच में किया था, क्या कारण है कि इन्हीं संचारी भावों को, इन्हीं अस्थाई भावों को कामायनी का भी अध्याय बनाया जाता है? तो ये हमारे जो स्थायी भाव हैं, ये अस्थाई भाव हमारे साहित्य की समझ को कैसे विकसित करते हैं, कहीं न कहीं शुक्ल जी के मस्तिष्क में ये था और इसीलिए उन्होंने तैयार किया था। यहां तक शुक्ल जी पर विवाद खड़ा नहीं होता। वे 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बुलाए गए, महामना ने बुलाया, वहां इन्हें रखा। वहां तब एफए और बीए के कोर्स चला करते थे, जिसमें हिंदी निबंध अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाता था। शुक्ल जी वही निबंध पढ़ाने के लिए वहां नियुक्त किए गए थे। खैर 1921 या कब, जब बाबू श्याम सुंदर दास ने अथक परिश्रम करके हिंदी मीडियम शिक्षा की व्यवस्था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में की और एमए की जब कक्षाएं शुरू हुई, कक्षाएं कैसे शुरू होती? जब तक एक निश्चित पाठ्यक्रम न होता, निश्चित पाठ्य पुस्तकें न होती। तो शुक्ल जी का उस समय का जो लेखन है, तुलसीदास, सूरदास और मलिक मोहम्मद जायसी, ये 3 किताबें, और ये तीनों किताबें तीनों की ग्रंथावली की भूमिका के रूप में लिखी गई थी। एक तरफ इस तरह का प्रयास हो रहा था, दूसरी तरफ हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने का भी काम चल रहा था। बड़ा दिलचस्प है हिंदी शब्द। जब हिंदी शब्द सागर तैयार हो गया तो उसकी भूमिका की बात चली
और उसमें भूमिका लिखने की जिम्मेदारी 2 लोगों को दी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का विकास लिखेंगे और बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा का विकास लिखेंगे। लिखने को लेकर के तो कम विवाद हुआ, असली विवाद तो यह हुआ कि श्याम सुंदर दास चाहते थे कि दोनों चीजें एक में मिला दी जाए और दोनों के बीच में साहित्य और भाषा, उसके बाद दोनों लोगों का नाम जाए। शुक्ल जी चाहते थे कि नहीं, हमने हिंदी साहित्य का विकास लिखा है, साहित्य के विकास पर मेरा नाम जाए, श्याम सुंदर दास जी का नाम भाषा के विकास पर जाए। और यह झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि अगर आप उस समय के शब्द सागर की भूमिका को देखेंगे, अब तो नहीं रह गया, पहले जो शब्द सागर छपा था वो अगर मिल जाए तो उसमें भूमिका है। हिंदी साहित्य का विकास तो शुक्ल जी के नाम के साथ गया है, लेकिन हिंदी भाषा के विकास में श्याम सुंदर दास ने अपना नाम नहीं दिया, वो बिना नाम का गया है। तो एक तरफ ये तुलसी, सूर और जायसी ये किताबें लिखी जा रही थी, शब्द सागर की भूमिका लिखी जा रही थी। दूसरी तरफ क्लासरूम में पढ़ाने के लिए लगातार शुक्ल जी को नोट्स तैयार करनी पड़ रही थी और उस नोट्स ने हिंदी साहित्य को ढांचा देने में शुक्ल जी की अद्भुत मदद की। बहुत खोजते वोजते हुए, उसका तमाम तरह से प्रयास करते हुए कुसुम चतुर्वेदी ने 4-5 पेज उसका सुरक्षित रखा था। शुक्ल जी जो नोट्स लेते थे और जितना उसमें से पढ़ा लेते थे उतना काट देते थे, या जितना लिख लेते रहे होंगे हिंदी साहित्य में उतना काट दिया करते थे। सूर और तुलसी इनका साहित्य तो हमें उपलब्ध था, लेकिन जायसी तो शुक्ल जी की ही खोज थे। शुक्ल जी के पहले हिंदी में जायसी नहीं थे और जायसी के बारे में जानकारी जो उनको मिली वह भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया है। शुक्ल जी लखनऊ से बनारस आ रहे थे। रायबरेली में एक अंधा भिखारी इनको भीख मांगते हुए मिला जो गा रहा था, यह तन जारव छार के कहो कि पवन उड़ाए, मकते हिमारक गिर पड़े कंत धरे जह पाओ। सुखदीन पंक्तियों से प्रभावित हुए, उससे पूछा उन्होंने कि ये कहां से तुम्हें मिला है। तो उसने कहा कि ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन यही बगल में जायस है और जायस के आसपास से खूब गाया जाता है। उसी भिखारी के साथ शुक्ल जी जायस उतर गए और वहां उन्हें पद्मावत की फारसी प्रतियां मिली। फारसी प्रतियों से भी काम उनका नहीं हुआ, फिर वे लेकर के मिर्जापुर जब गए, मिर्जापुर में उन्हें कुछ उर्दू प्रतियां और ये सब चीजें मिली। उन सबको मिलाकर के उन्होंने जायसी का संपादन किया। लेकिन आधा अधूरा। व्याख्या भी शुक्ल जी बहुत सही नहीं कर पाए। एक आध प्रकरण का उन्होंने उल्लेख किया है। पद्मावत में एक शब्द आया है सुपहारा। शुक्ल जी बहुत दिनों तक परेशान रहे कि ये सुपहारा क्या है। एक सूप होता है अनाज फटकने वाला, कहीं उसको बनाने वाले या उसको बेचने वाले सुपहारे तो नहीं है, लेकिन उससे अर्थ बैठ नहीं रहा था। कुछ पर्सन लगे सुपहारा, कुछ इस तरह का था। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि शब्दों के प्रति शुक्ल जी कितने चैतन्य रहा करते थे। वे शिवमंगल सिंह सुमन के घर किसी शादी में गए थे, लड़की की शादी थी।
रात में जब खाने का समय हुआ तब वहां आवाज लगाई गई कि सुपहारों को बुलाइए, खाना परोसे। शुक्ल जी को अर्थ मिल गया सुपहारा का। ऐसे ही तमाम तरह से उन्होंने अर्थ का संयोजन किया। इसके बाद भी वे अपने काम से आश्वस्त नहीं हुए तो अपने एक शिष्य चंद्रबली पांडे, उनको उन्होंने जायसी पर काम करने का टॉपिक दिया। और आप लोग जानते हैं कि आज भी जायसी के अध्ययन के लिए चंद्रबली पांडे सबसे एथेंटिक राइटर माने जाते हैं। उनकी किताब है तसव्वुफ, बीच में आउट ऑफ प्रिंट हो गई थी, लेकिन अब फिर वह किताब छप रही है। कलकत्ता का कोई प्रकाशक छाप रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि जायसी किताब में जायसी का जीवन परिचय अंत में दिया गया है। जैसे जैसे उन्हें जानकारी मिलती गई उन चीजों को जोड़ते गए, घटाते गए, हिंदी साहित्य के इतिहास में उसे शामिल करते गए। आज जो शुक्ल जी पर बात की जाती है, अधिकांशतः विद्वान हिंदी साहित्य के इतिहास और उनकी ये जो 3 व्यवहारिक समीक्षा की किताबें हैं, इन्हें ही लेकर के बात करते हैं। बात केवल इतनी नहीं है, ये तो शुक्ल जी के संपूर्ण लेखन का प्रसंग है। केवल बहुत लिखा था शुक्ल जी ने। हमें यह देखना चाहिए, जैसे मैंने ये देखा, आप लोगों से बात की कि 1908 तक शुक्ल जी क्या लिखे, 1919 तक क्या लिखे, 1930 के बाद 39 तक उन्होंने क्या लिखा। शुक्ल जी केवल अध्यापक और साहित्य के इतिहासकार या आलोचक नहीं थे, वे अनुवादक बड़े थे, निबंधकार बड़े थे। राधा कृष्णदास की जीवनी उन्होंने लिखी थी। राखाल दास बंदोपाध्याय के उपन्यास शशांक का अनुवाद किया था। नागरी प्रचारणी सभा का संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नागरी प्रचारणी सभा, अंग्रेजी में उन्होंने लिखा था। प्राचीन भारत का एक शक राजा, यह अनुवाद उन्होंने किया था। माइनर हिंट्स का अनुवाद उन्होंने राज्य प्रबंध शिक्षा के नाम से किया था। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का अनुवाद उन्होंने आदर्श जीवन के नाम से किया था। ये सब तो ऐसे अनुवाद हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने महत्वपूर्ण मैं उनके 2 अनुवादों की चर्चा करना चाहूंगा। एक तो उन्होंने टाइंडिका का अनुवाद किया था, मेगास्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन। जाहिर है टाइंडिका पूरी मिली नहीं। स्वानबक नाम के अंग्रेज लेखक ने टाई इंडिया के उपलब्ध अंशों का अंग्रेजी में संपादन किया था। शुक्ल जी ने स्वानबक के उसी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया। एक दूसरी जो अनुवाद की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है वह रिडल ऑफ यूनिवर्स का अनुवाद है। विश्व प्रपंच के नाम से उन्होंने जिसका अनुवाद किया, और 207-8 सब मिलाकर के उस किताब के सफ़े हैं, जिसमें 103 पेज तो केवल भूमिका के हैं। जहां तक मुझे सूचना मिली कि जब यह किताब शायद फ्रेंच में पहले लिखी गई थी, फ्रेंच से जब अंग्रेजी में आई तो यूरोप के समाज में बड़ा जबरदस्त इसका विरोध हुआ।
चर्च ने इसका जबरदस्त विरोध किया। वही किताब जब अनुवाद के रूप में हिंदी में आई तो शुरुआती 30-35 साल तक इसका नाम ही किसी ने नहीं जाना, न तो चर्चा की। इस किताब की सबसे पहले चर्चा की रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा की चर्चा के बाद तब यह हुआ कि नहीं, शुक्ल जी, विश्व का कैसे निर्माण हुआ, हम वो जल प्रलय वाली घटना को स्वीकार करें या डार्विन की थ्योरी को स्वीकार करें। महत्वपूर्ण हमारे आख्यान है कि महत्वपूर्ण विज्ञान के तथ्य है। विज्ञान के तथ्यों के साथ खड़ा होना उस समय के शुक्ल जी की बहुत बड़ी हिम्मत कहा जाएगा, साहस कहा जाएगा। दो तीन चीजें और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। आर्नल्ड की एक किताब है लाइट ऑफ एशिया, जिसका अनुवाद शुक्ल जी ने बुद्धचरित के नाम से ब्रज भाषा में किया था। और कितना अद्भुत अनुवाद किया था। उस अनुवाद की मैं एक वानगी आप लोगों को जरूर देना चाहूंगा कि किस तरह से अंग्रेजी का उन्होंने भारतीयकरण कर दिया है। मैंने शुरू में कुछ जो लिटरेचर और प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद दिया, उससे उदाहरण तो मैंने आप लोगों के सामने नहीं रखा, लेकिन बुद्धचरित का मैं एक उदाहरण जरूर रखना चाहूंगा। और दोनों चीजें मैं आपके सामने रखता हूं कि जो अंग्रेजी है उस अंग्रेजी का उन्होंने हिंदी अनुवाद कैसे किया। बुद्धचरित का लाइट ऑफ एशिया का ही एक अंश है। 10 फ्लॉक कपिल वस्तुज माइडेड टू द गेट, each with her dark hair newly smoothed and bound, eyelashes lustered with surma stick, fresh washed and scented, all in shawls and cloths of guest, slender hands and feet new stand with crimson and the tilak spots stamped bright। यह अंग्रेजी का इसका अनुवाद शुक्ल जी देखिए कितना झूम करके और कैसे करते हैं। अवसर वही है कि सिद्धार्थ भागने न पावे, इसके लिए कपिल वस्तु में तमाम युवतियां इकट्ठा कर दी गई हैं कि उन युवतियों में से वो अपने लिए छांट लेगी किससे विवाह करेगा। वही युवतियां कैसे सामने आती है इसका वर्णन है। नृपद्वारी कुमारी चली पुरकी, नृपद्वार कुमारी चली पुरकी, अंगराग सुगंध उड़े गहरी, सजभूषण अंबर रंग बिरंग, उमंगन सो महिमाही मन माही भरी, कबरीन के मंजू प्रसून कुछ है। ये जो फ्रेश बाथ सेंटेड और हेयर और साल जो किया गया था, इसको देखिए शुक्ल जी कैसे कह रहे हैं। कबरीन के मंजू प्रसून गुछ है, दृग कोरन काजर लीक परी, दृग कोरन काजर लीक परी, सित भाल पर रोचन बिंदु लसय, पगजावत रेख रची उछरी। ये शुक्ल जी के अनुवाद की विशेषता है। जिन साहित्यिक कृतियों का किया, जिन ऐतिहासिक कृतियों का किया, जिन वैज्ञानिक कृतियों का किया, शुक्ल जी के पूरे लेखन में, उनकी पूरी आलोचना में एक प्रयास यह पाएंगे कि उस समय हिंदुस्तान
तमाम वैज्ञानिक खोजों से, तमाम चीजों से परिचित नहीं था, उन चीजों से परिचित कराने के लिए कभी वे अनुवाद करते थे, कभी खुद लिखते थे। प्राण तत्व, आकाश का रंग नीला क्यों है, ऐसे ऐसे शुक्ल जी के निबंध हैं। और ऐसा नहीं है कि आज की तरह से कहीं से मार करके उड़ा लिए है मैटर और उसमें बिना नाम दिए। जो भी शुक्ल जी ने जहां से मैटर लिया उसका उन्होंने उसे कोट किया, उदाहरण दिया। भारतेंदु अपने समय से ही चिंतित थे कि हिंदी में भी उपन्यास होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने अपने एक मित्र को पत्र लिखा था कि यह उपन्यास अगर मौलिक न लिखे जाए तो बंगला के ही कुछ उपन्यासों का अनुवाद होना चाहिए। शुक्ल जी ने भी राखाल दास बंदोपाध्याय के शशांक उपन्यास का अनुवाद किया। शशांक उपन्यास का अनुवाद क्यों किया, कैसे किया, अब इन सब चीजों पर विस्तार से बात अगर करनी होगी तो बहुत लंबा समय मिलेगा, बहुत लंबा समय लगेगा। मैंने जो कहा कि 1920 के आसपास से शुक्ल साहित्य समीक्षा की ओर आते हैं और साहित्य समीक्षा के प्रतिमान के रूप में 3 ग्रंथावलियां जो उन्होंने संपादित की, उसकी भूमिकाएं, हिंदी साहित्य का इतिहास, पता नहीं क्यों मुझे हो सकता है मैं गलत हूं, अपने को ठीक कर लूंगा, शुक्ल जी पर बड़ा मतलब कभी जातिवादी, कभी ब्राह्मणवादी और कभी कि क्या ये तो वर्णाश्रमी, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। शुरुआती दिनों में है भी ऐसे तत्व। तुलसीदास, सूरदास या और किताबों उनकी जो शुरू की है उनको पढ़ते हुए कहीं न कहीं कुछ अंश मिलता है। सबसे ज्यादा बवाल तो होता है उनके इतिहास को लेकर, और इतिहास में भी जो कवि परिचय दिया गया है, कवियों का जो परिचय दिया गया है। शुक्ल जी बार बार चिल्लाते रहे कि कवि परिचय उन्होंने मिश्र बंधुओं से लिया है। लिए होंगे मिश्र बंधु से, लेकिन अगर बिहारी माथुर चौबे थे तो शुक्ल जी को यह लिखना इसलिए जरूरी था क्योंकि वे भी शुक्ल थे। तो चौबे और शुक्ल में बहुत अंतर नहीं है। बहरहाल मैं केवल अनुरोध यह करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को शुक्ल जी के 2 निबंध जो अंग्रेजी में लिखे गए थे, एक तो पूरा है, एक अधूरा है। पूरा जो है सभ्य संसार का भावी धर्म, सभ्य संसार का भावी धर्म कहना शुक्ल जी उस निबंध में ये चाहते हैं, अंत का निबंध है उनके अंतिम निबंधों में से, कहना वे चाहते हैं कि अभी ऐसी कोई धर्म व्यवस्था ही नहीं बनी है जिस पर आज का सभ्य समाज चल सके। सभ्य समाज के लिए धर्म के निर्माण की जरूरत है और यह जरूरत अभी आगे चल करके पूरी होगी, आज पूरी नहीं हुई है। दूसरी चीज, जाति व्यवस्था पर बात करते हुए एक तो ये जाति व्यवस्था को उन्होंने पूर्वी देश का बालक कहा है, ब्राह्मणों के लिए उन्होंने एरिस्टोक्रेट शब्द का प्रयोग किया है और यह बताया है कि हिंदुस्तान की खूबी है, खासियत है कि यहां हर बड़ी जात या हर ऊंची जात अपने से एक नीची जात की परिकल्पना कर लेती है।
और शुक्ल जी केवल इसी जात तक नहीं रुकते, उस निचली जात की परिकल्पना के साथ साथ उन लोगों पर भी आ जाते हैं जो जात से च्युत हैं, जो जात से निकाले गए हैं। सबसे बड़ा जाति अपमान कि ये जो उच्च और निम्न सो कॉल्ड बंटवारा हम किए हुए हैं, इस सो कॉल्ड बंटवारे को तो हम ठीक से देखें ही, जरा सा उन लोगों की तरफ भी देखें जो जाति बहिष्कृत हैं, जाति से च्युत हैं। मित्रों, मैंने दो बातें कही कि एक तो शुक्ल जी के पूरे लेखन में रीतिवाद, भाववाद और साम्राज्यवाद का विरोध मिलेगा। इसके लिए उनके निबंधों को पढ़ डालिए। दुनिया के मोटे आदमियों जरा पतले हो जाते तो न जाने कितने ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। इस तरह की जहां शब्दावली है, इस तरह के वाक्य जहां है, इस तरह का कंटेंट जहां उठाया गया है, देश प्रेम क्या होता है, प्रेम के लिए पहचान क्यों जरूरी है, बिना पहचान के प्रेम नहीं होता, इस तरह से जहां सूत्रवाक्य आए हुए हों, शुक्ल के आलोचना के क्रम में हमें उन बातों को ध्यान रखना चाहिए। मैंने पहले भी आप लोगों से अर्ज किया कि मिर्जापुर से बनारस आते हुए शुक्ल जी मुकम्मल तैयारी के साथ, साहित्य आलोचना की मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे। लिटरेचर और प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन, इन निबंधों को आप पढ़िए। इन निबंधों के बाद अगला चरण उनका कविता क्या है का है। मित्रों, मैं बताऊं एक कविता क्या है। शुक्ल जी का ऐसा निबंध है जिसको वे जीवन भर लिखते रहे। कविता क्या है कि पहला ड्राफ्ट 12 पेज का है, दूसरा ड्राफ्ट 18 या 19 पेज का है, तीसरा ड्राफ्ट लगभग 30 पेज का है। 30 पेज वाला ड्राफ्ट मिलता था, लेकिन पीछे वाले जो दोनों ड्राफ्ट थे उनको भी खोज करके मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली में रखा है। इन चीजों के माध्यम से जो हमें सबसे बड़ी बात करनी है कि आचार्य शुक्ल ने काव्य की समीक्षा को ही नहीं, काव्य को भी लोकबद्ध किया। और आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप जरा सा देखिए कि लोक शब्द लगा हुआ शुक्ल जी ने कितना इस्तेमाल किया है। लोकबद्ध, लोक मंगल, लोक हृदय, लोक दशा, लोक रक्षा, ये तमाम मतलब उनका कहना ही है कि लोक हृदय में हृदय को लीन होने की दशा को ही रस दशा कहा जाता है। साहित्य में सिद्धावस्था नहीं महत्वपूर्ण है, साहित्य में साधनावस्था महत्वपूर्ण है। तो साहित्य को एक सही धरातल पर खड़ा करने, उसके विवेचन विश्लेषण के लिए टूल्स तैयार करने, हिंदी आलोचना की नई शब्दावली विकसित करने, बीच में मुझसे कई बार मैनेजर पांडे ने जोर दिया कि यह खोज होनी चाहिए कि शुक्ल जी ने कितने अंग्रेजी शब्दों का हिंदीकरण कर दिया है आलोचना में। मेहनत का काम है, अगर कोई मेहनत कर सके तो इसको देखे कि शुक्ल जी किस तरह की शब्दावली का निर्माण करते हैं। एक शब्द है जो बार बार उनके यहां आया है, इंट्यूशन। इंट्यूशन के लिए किस तरह से शुक्ल जी खोज करके स्वयं प्रकाश ज्ञान, इंट्यूशन के लिए स्वयं प्रकाश ज्ञान का उन्होंने उल्लेख किया। इतिहास को लेकर के देखा, 2-3 चीजें और है जो सूचना मुझे मिली, मैं वो सूचना आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूं।
इतिहास के बारे में जैसे कहा जाता है कि कबीर पर उन्होंने सही ढंग से विचार नहीं किया, एकदम सही है। रहस्यवाद से शुक्ल जी एकदम नाराज थे, और जहां कहीं रहस्यवाद दिखाई दे गया वो एकदम भड़क उठे हैं। कबीर पर ही नहीं, पंत पर 13 पेज है, निराला पर 3 पेज है हिंदी साहित्य के इतिहास में। निराला और शुक्ल जी का विवाद भी बहुत दिनों तक चला। वे उनको अपड़ कुपड़ कहते थे, निराला को। निराला जी इनको कॉलेज का बचुआ कहते थे। कविताएं भी खूब लिखी गई। लेकिन एक और चीज आप लोग मार करिए कि रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु पर निराला ने जो कविता लिखी है वह कविता कैसी है, जरा सा उसे देखिएगा। दूसरी एक घटना का मैं जिक्र करूंगा कि नागरिक पिछाड़ी सभा का स्वर्ण जयंती वर्ष या कौन सा मनाया जा रहा था। सभी लोग बैठे हुए थे। उसमें निराला अपनी कविता पढ़ रहे थे, राम की शक्ति पूजा। उसी बीच में आकर के लोगों, किसी ने कहा, मतलब खाने के लिए बुलाया लोगों को, और सभी लोग उठ करके चले गए। निराला झूम झूम कर अपनी कविता पढ़ते रहे, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल सामने बैठे हुए थे। आयोजकों ने निराला से भी कहा कि अब आप कविता बंद करिए और चलिए, कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम लोग मूर्ख हो, जब तक रामचंद्र शुक्ल बैठे हैं मैं सोचूंगा कि सारा हिंदी संसार मुझे सुन रहा है। दोनों के स्नेह संबंध आपस में ठीक हो गए थे अंतिम दिनों में। और जो शुक्ल जी के पारिवारिक सूत्रों ने मुझे बताया, ये बताया कि वे 1936-37 से ही लग गए थे हिंदी साहित्य के इतिहास को रिवाइज करने में, जिसमें निराला पर उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा था, कबीर पर विस्तार से लिखा था। कबीर पर उनकी एक स्वतंत्र पुस्तक की योजना थी। जिस तरह से सूरदास वाली किताब में आप देखेंगे कि भक्ति का विकास पहला ही लेख है और बड़ा लेख है, उसी तरह से कबीर के किताब की जो प्लानिंग उन्होंने की थी, उसका पहला चैप्टर उन्होंने लिख दिया था कि धर्म का विकास। ये मुझे सूचना मिली किस तरह करके। और शुक्ल जी ने जो इतिहास की रिवाइज किया था, कहा जाता है कि शुक्ल जी की मृत्यु के बाद उनका नौकर उसे रद्दी समझ करके बेच आया। सब दूसरे तीसरे दिन जब घर वालों को बहुत पता लगा, उसके बारे में खोजबीन शुरू किया, तब तक वो ठोंगा बन करके बिक चुका था। तो कई चीजें तो ऐसी है कि जो शुक्ल जी ने एक पंजाब संस्करण हिंदी साहित्य का तैयार किया था, उस पंजाब संस्करण ब्रीफ किया था उन्होंने, उस पंजाब संस्करण से लेकर के हिंदी साहित्य के इतिहास में जुड़ी गई है। मित्रों, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के आलोचना कर्म का मूल्यांकन समग्रता में होना चाहिए। और ये मेरा दृढ़ विचार है कि भारतेंदु काल से जो हिंदी की आलोचना शुरू हुई, हिंदी में आलोचना लेखन का जो कार्य शुरू हुआ, वह रामचंद्र शुक्ल के समय में ही आकर विस्तार पा सका, या एक रूप उसका बन सका। उसके पहले तो हम संस्कृत का विश्वास में मंडराते रहते थे, रस दशा आनंद को लोकोत्तर मान करके बैठे हुए थे। शुक्ल जी ऐसे पहले विचारक हैं जिन्होंने रस को लोक से जोड़ा, कविता को लोक मंगल से जोड़ा, और यह कहा कि ज्ञान दशा के प्रचार प्रसार के लिए लोक दशा का ज्ञान होना जरूरी है।
दूसरी चीज हमें यह भी देखना चाहिए अध्ययन करते समय कि जो शुक्ल जी का काल है उस काल में कितनी सामग्री मौजूद थी, साहित्य की कौन कौन सी चीजें उन्हें उनके सामने आधार के रूप में थी, और जैसे जैसे साहित्य की सामग्री अधिक होती गई है, हिंदी आलोचना भी अपना रुख स्पष्ट करती हुई चली है। शुक्ल जी के सामने शायद उतनी चीजें स्पष्ट होती तो उनके विचार हमें और ज्यादा स्पष्टता के साथ मिलती। मित्रों, बात बहुत हो चुकी है, बहुत बातें अभी करनी भी है। फिर मौका मिला तो इस संदर्भ में फिर मैं आप लोगों के फीडबैक के आधार पर बात करूंगा। मुझे प्रोफेसर मैनेजर पांडे का एक वाक्य याद आता है कि भारतवर्ष की यह परंपरा रही है कि यहां के लोग अपने ज्ञान पर भी घमंड नहीं करते। आज तो बहुतेरे ऐसे मिल जाएंगे जो अपने अज्ञान पर घमंड करते फिर रहे हैं। भगवान हमें ऐसे घमंड से बचाए और किसी भी साहित्यकार के साहित्य का समग्र रूप से मूल्यांकन की क्षमता प्रदान करे। धन्यवाद मित्रों।